नमस्कार, द पोस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र और आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बस्तर जिले के 41वें कलेक्टर श्री चंदन कुमार साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर, जब से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है और कई एपिसोड्स हो चुके हैं हालांकि, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं कहूँ कि लगातार हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आते रहे हैं, ईमेल्स आते रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। स्नेह है, प्यार है और कहीं ना कहीं जो हम कार्य करते हैं और जब ऐसे बातें हमारे तक पहुंचती है तो हमें लगता है कि यही हमारा रिवॉर्ड है, यही हमारा जो है प्रशस्ति पत्र है। और तमाम हमारे पास जो प्रश्न है वो हमारी जनता से है, वो एक्चुअली जो जानना चाहती है वो तमाम प्रश्न है जो हम आपसे बारी बारी से रखते जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं ये आता हूँ कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं मूल रूप से बिहार राज्य का रहने वाला हूँ। वहाँ पे नालंदा जिला और उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, तो मैं बिहार शरीफ जिला नालंदा का रहने वाला हूँ। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो वहीं बिहार शरीफ में ही हुई है। और लेकिन 5वीं क्लास के बाद में मेरी शिक्षा जो है वो रांची में हो गई। मैं वहाँ हॉस्टल में चला गया। वहाँ पे बिशप ब्रेस्टकोट बॉयज स्कूल एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 11th-12th भी हमने रांची से ही किया और उसके बाद फिर बीटेक करने में IIT रुड़की चला गया। तो ये आपने फाइनली कब डिसाइड किया कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है? और इस अधिकारी बनने में कुछ यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, वो क्या है? मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई एक ऐसा क्षण नहीं था कि जब मैंने तय किया कि भाई अब मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। अपितु ऐसा था कि चूंकि मेरे पिताजी पुलिस सेवा में थे, वो बिहार पुलिस में थे और हमारा घर का माहौल ऐसा था कि हम दिन भर प्रशासनिक चर्चाएं करना, जिले में क्या हो रहा है, समस्याएं क्या है और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी एक उसका निराकरण करता है या कर सकता है, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी शक्ति क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो ये शुरू से ही मुझे ये आकर्षित करती रहती थी और मेरे माता पिता जी की भी ये आकांक्षा थी कि मैं सिविल सेवा लिखूं और एक सिविल सर्वेंट बनूं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छाएं थी वो मेरी भी महत्वाकांक्षा बनी और मैंने इसके लिए तैयारी किया। और निश्चित तौर पर इसकी जब तैयारी करने की मैंने निश्चय किया तब मैं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था और वहाँ से फिर जॉब छोड़कर आना और पुनः तैयारी वाले उस माहौल में जाना जहाँ आप पहले एक अच्छे से फ्लैट में रह रहे होते हो और उसके बाद फिर एक जाना और एक गली कस्बे के एक छोटे से कमरे में बंद होकर फिर दिन भर पढ़ाई करना। तो वो जो परिस्थितियाँ जो बदलती है वो अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन हाँ उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हमने उसको एंजॉय किया। मतलब हमने उस चुनौती को कभी भी एक बैरियर के रूप में नहीं लिया, बल्कि हमने माना कि शायद ये हमारी जर्नी का एक अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए ये जर्नी जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसा कि आपने बताया, जी, क्या भारत में थे या बाहर? नहीं, मैं यहीं था, मैं बॉम्बे में था। अच्छा। मैं बॉम्बे में था और वहाँ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, मैं वहाँ पे एक बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहा था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ सन 2008 की। तो बतौर IAS में कहूँ कि पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई और किस पद पर हुई? सबसे पहली पोस्टिंग मेरी बिलासपुर में हुई थी, सहायक कलेक्टर के पद पे हुई थी। तो वो एक प्रशिक्षण अवधि के दौरान, चूंकि एक प्रशिक्षु अधिकारी को जिले में रहना होता है, तो मुझे इस कैपेसिटी में बिलासपुर में पोस्टिंग दी गई थी। और जब मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग पूर्ण हुई तो उसके पश्चात मैं एकेडमी गया और एकेडमी से आने के बाद में फिर प्रथम बार जो मुझे फुल फ्लेजेड चार्ज कह सकते हैं वो मुझे बस्तर अनुभागीय अधिकारी का मिला। और मैं हमेशा उन दिनों को याद करता हूँ। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का पल था कि जो मेरी पहली पोस्टिंग थी फुल फ्लेजेड वो बस्तर में मुझे प्राप्त हुई थी। हाँ, मैं बस्तर SDM था। हाँ, और कुछ दिन के बाद फिर मुझे यहाँ का अतिरिक्त प्रभार जगदलपुर का भी दिया गया था। जी, क्योंकि बस्तर में जैसा कि मुझे जानकारी है कि 10 साल से ज़्यादा का एक लंबा समय आप यहाँ बिता चुके हैं और हम समझते हैं कि ये जो पीरियड होता है किसी स्थान को, किसी जगह को समझने में काफ़ी होता है। जी। अब सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ रस्में हुई, कुछ रीति रिवाज से भी आप वाकिफ़ हुए। दशहरा जो मैं कहूँ यहाँ पर एक बड़ा अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। तो बस्तर दशहरा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, इस त्यौहार की ऐसी कौन सी रस्म है जो
आपको बहुत आकर्षित करती है? देखिए, अब कहा जाए कि बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों जी जी जी। का मनाए जाने वाला ये पर्व है, और मुझे लगता है पूरे विश्व में कहीं पे भी दशहरा 75 दिन का नहीं होता है। और इस बार जब मैं बस्तर कलेक्टर के रूप में था, तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी रस्में होती हैं, जो उनके रिवाज है, मैं उसमें शामिल हूँ, उसका साक्षी बनूँ। और काफ़ी मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा। मैं बहुत नज़दीकी से देखा, और सभी जो उसके अंदर इवेंट्स होते हैं, सबकी अपनी एक अलग महत्व है और एक अपना अलग उसका गुरुत्वाकर्षण है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछिएगा कि सबसे बढ़िया क्या था, तो शायद मावली परखा से बेहतर कोई भी रस्म जो है, सबसे आकर्षित करने वाला जो उसका रस्म है, वो मावली परगा है। काछन गादी भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी जो इस बस्तर की शुरुआत होती है, जैसे वो जात पाटरा से होती है, तो पाठ यात्रा से होती है, तो वो अपने आप में बड़ा उत्सुकता रहता है वो देखने का कि कैसे उसकी शुरुआत हो रही है। 75 दिनों का चलने वाला जो पूजा है, वो कैसे शुरुआत हो रही है। फिर माझी, मुखिया, इन सबों का जगदलपुर में आना, रहना, और उनका इस दशहरा में उनको पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है। सबसे अच्छी बात बस्तर दशहरा में क्या है कि ये 75 दिनों वाली चलने वाली जितनी भी रस्म है, वो यहाँ की जितनी भी जनजातियां हैं, उन सबके बीच में यहाँ पे कार्य विभाजन किया हुआ है कि माड़िया जाति क्या काम करेंगे, कौन से गांव की कौन से ट्राइब जो है उसको किस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उसके लिए उनको बोलना नहीं पड़ता है। वो खुद स्वयं आते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ पे निर्वहन करते हैं। तो ये कहना चाहिए कि बस्तर दशहरा जो है, ये माँ दंतेश्वरी की कृपा से ये स्वचालित है, सभी लोग मिलके काम करते हैं और एक महायज्ञ के रूप में इसका हमेशा हम लोग निष्पादन करते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना जी। जैसे कि आपने बताया कि बिहार से आप बता, जी, तो क्या बिहार में भी इस तरह के कुछ त्योहार होते हैं? बिहार में जो दशहरा होता है, वो जो दुर्गा पूजा होता है, वो दूसरे रूप में होता है। हाँ, तो अगर हम बहुत बड़े स्तर पे देखा जाए, अगर ऊपर से हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो बस्तर दशहरा होता है, जब हम अपने यहाँ पे पीठ देवी का पूजा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हल्का सा तांत्रिक पद्धति इसमें शामिल रहता है। और जो बिहार में होता है, वो ज़्यादातर बंगाल से वो प्रभावित है, और वहाँ पे वैष्णव पद्धति से होता है। हाँ, तो वहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है, वो 9 दिनों तक पूजा चलती है। 7 दिनों तक वो उसका पट नहीं खुलता है, और 7वां दिन पट खुलता है, और फिर उसकी पूजा अर्चना होती है, और 9वें दिन फिर उसके जाके हम लोग विसर्जन करते हैं। बट यहाँ पे दूसरा है। देखिए, यहाँ पे हमारी जो देवी है, वो हम दंतेवाड़ा से आती हैं, उनको हम लेकर आते हैं, डोली में लेकर आते हैं। मावली परगा होता है, उनका स्वागत करते हैं, ले जाके जो यहाँ की पारंपरिक मंदिर है, देव स्थान है, हम वहाँ पे रखते हैं, फिर उसकी पूजा होती है। साथ ही साथ में इसके बीच में चलने वाले जो रथ की जो यहाँ पे संस्कृति है, वो अपने आप में 600 साल पुरानी एक यहाँ पे रस्म है, जिसको यहाँ पे पूर्ति की जाती है। और रथ जो है, बस्तर दशहरा का रथ अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र हमेशा रहा है। उसका बनाने की पद्धति, कब वो शुरू होती है, बनाने से पहले की क्या उसमें रस्में हैं, बनाने के दौरान, बनाने के बाद, उसमें जो सभी लगे हुए जो लोग हैं, वो एक अमुक गांव से ही आते हैं। तो ये सब जो इसकी जो बड़ा ही एक आकर्षण करती है, इस तरह के जो भी हमारे रस्म हैं। और निश्चित तौर पर फर्क है, काफी फर्क है। वहां पे जो हो रहा है, आस्था वही होगी, समर्पण वही होगा माँ दुर्गा के प्रति, लेकिन हाँ, जैसा हम कहते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। थोड़ा सा सवालों को मोड़ते हैं। जगदलपुर की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, मिसाल के तौर पर दलपत सागर और बादा, इनके रखरखाव की क्या योजना है, और ताकि इस स्थान का संस्था जो लंबे समय तक ठीक रहे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलपत सागर पे अगर मैं ध्यान केंद्रित करूं, तो दलपत सागर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो अभी राम वन गमन पथ राज्य शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और उसके तहत भी ये निर्णय लिया गया है कि जगदलपुर में जो हमारा समुद्र चौक है, दलपत सागर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, उसके भी विकास कार्य जो है वो राम वन गमन पथ के अंदर
किए जाएंगे और वहाँ पे कुछ और भी ऐसे आकर्षक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आने हैं, वो सभी चीज़ें फाइनलाइज है, प्रोसेस में है। वो जैसे ही क्लियर होगा तो वहाँ पे और भी डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ का जो बंड है जो धर्मपुरा के साइड में जाते हैं, तो वो रोड अभी निर्माणाधीन है। उस रोड के निर्माण होने के बाद में जो वहाँ पे एक टो वॉल हमें खड़ा करना है, टो वॉल खड़ा करके उस रोड को और चौड़ीकरण करके और उसका साज सज्जा करना है। तो काफी लंबे अंतराल तक चलने के लिए जो एक प्लानिंग है वो अपने स्थान पे है और उसको बहुत सने सने हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा संवेदनशील मसला भी है, वो स्ट्रक्चर भी बड़ा संवेदनशील है। इसी तरह बादल की बात कर रहे हैं कि हम बादल को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो बादल बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर हमारा शुरू हुआ था, अभी उसकी मान्यता जो है हमें खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मिली है और 3 कोर्सेज जो है अभी हम वहाँ पे चला भी रहे हैं और उसमें छात्रों ने अपने आप को नामांकित भी किया हुआ है। आने वाले टाइम में हमारा ऐसा मानना है कि इसमें और भी छात्र नामांकित होंगे जो सशुल्क वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ में हम इसको और डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि और भी अलग अलग जो डिसिप्लिन है, जो पारंपरिक हो, उसके साथ साथ जो आधुनिक गीत संगीत भी जो है, फ्यूजन है, इन सभी चीज़ों पे भी वहाँ पे विशेष काम हो। तो हमें जब हम इस तरह की सेवाएं देंगे तो हमें बहुत सारे लोग आएंगे, जुड़ेंगे और ये खुद ब खुद ये सस्टेनेबल होगा। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बादल एकेडमी है वो एज ए टूरिज्म सेंटर के रूप में भी डेवलप हो। वहाँ पे हम बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा, कौशल, अगर इसे भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं तो जो लोग बस्तर घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वह स्वयं वहाँ पे जाने को इच्छुक रहेंगे। और वहाँ पे ऐसे कुछ हमने कॉटेजेस बनाए हैं जहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था को देखते हैं, वहाँ रुकते भी हैं, उनसे हम लोग शुल्क भी लेते हैं। तो ऐसे तमाम तरह की वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, जिससे हमारा मानना है कि अभी हमारा जो बादल एकेडमी है वो भी स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पे खड़ा होकर चल सकेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, बस्तर फूड पार्क बना हुआ है यहाँ, जिसमें बस्तर के उत्पादों की पैकिंग और मार्केटिंग वगैरह होती है। लगभग 11 करोड़ की लागत से ही बना होगा। आपको याद होगा मुंडा साहब आए थे उद्घाटन वगैरह करने। तो जी ट्राई फूड। तो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? अभी हाल ही में उसका मेरे द्वारा विजिट किया गया था और साथ में केंद्र सरकार से आए हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के सचिव सर भी थे साथ में, उनको भी ले जाके दिखाया था। वहाँ पे अमूनन जो देखकर लगा कि 90% काम हो चुका है, केवल 10% काम है जो कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हुआ है। और ये जब हमारे द्वारा सचिव महोदय के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी ये जो कठिनाइयाँ आई है वो उसको शीघ्र हम उसे पूर्ण करके इसे हम शुरू कर पाएंगे। वहाँ मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होनी है तो इमली जो है उसका एक मुख्य उत्पाद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इमली का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें जो मूल्यों का विकास करते हैं वो भी मूल्यों का विकास यहाँ पे जो हो रहा है उसका स्केल छोटा है। अगर हम उसे बड़े स्केल पे वहाँ पे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू एडिशन होने के बाद प्रोडक्ट बाहर बाजार में जाएगा, उसके ज़्यादा अच्छा कीमत मिलेगी और उसके जो संग्राहक है, जो इमली के संग्राहक है, उनको भी अच्छा कीमत प्राप्त होंगे। आप सुकमा में कलेक्टर रह चुके हैं जी। ये वो जिला है जहाँ पर एक कलेक्टर की नक्सलियों ने अपहरण किया था, अगवा किया था। बस्तर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, नक्सलियों ने किसी प्रशासक का अपहरण किया हो, ये पहली घटना है। जब आपकी यहाँ पदस्थापना हुई तो आपके जहन में सुकमा को लेकर क्या विचार थे? नहीं, देखिए, जब मेरी पोस्टिंग हुई सुकमा में तो उसके पहले मैं सीईओ जिला पंचायत था राजनांदगांव में। क्या आपकी वजह से, क्या आपके विचार से क्या वजह हो सकती है प्रशासक को नक्सलियों ने अगवा किया? दोनों प्रश्न। नहीं, देखिए, प्रशासक को क्यों किया? क्योंकि उनके अपने एजेंडा होते हैं और क्योंकि विध्वंसकारी तत्व जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, वो जाके लोगों को प्रेरित करके उनको सेवाएं देके मुख्य धारा से जोड़ना चाहे। तो ये शायद उन्हें ये बातें पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि अभी तक हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित की हुई वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो हमारे दूरस्थ अंचल हैं, चाहे वो सुकमा के हो, बीजापुर के हो, दंतेवाड़ा के हो, इवन बस्तर जिला के कुछ हो, नारायणपुर हो, वहाँ पे चूंकि हमारी प्रशासनिक पहुँच कम थी, वहाँ पे उतनी नेटवर्किंग नहीं थी, तो हम लोगों के पास में कोई अन्य विचारधारा लेकर जाने की स्थिति में नहीं थे। और वहाँ पे चूंकि नक्सली आए, वो लोग वहीं रहे और वहाँ की स्थितियों को देखते हुए, वहाँ की जो कमजोर स्थितियाँ थी उसको देखते हुए उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है और उन्होंने अपनी ही विचारधारा उनके ऊपर थोप दी। और उनका ये हमेशा प्रयास रहा कि फिर कोई वैकल्पिक मुख्य धारा की जो विचारधारा है वो कभी उनके पास में ना पहुँच पाए।
तो जब एक प्रशासक लोगों के बीच में जाता है, वो शासन की योजनाओं को बताता है, उन्हें सड़क, पानी, बिजली इत्यादि की जब चर्चा करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और वो लोग मुख्य धारा से जुड़ने की प्रवृत्ति अपना दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो विध्वंसकारी तत्व हैं, जो वामपंथी सोच विचारधारा के लोग हैं और LWE एलिमेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये ठीक उनके अस्तित्व के ऊपर प्रचंड प्रहार होता है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस तरह के अपहरण करना या हमले करना, नुकसान पहुंचाना, ये उनके इसी रणनीति का एक हिस्सा है। जहां तक रही बात कि आप कह रहे हैं जब मेरी वहां पे पोस्टिंग हुई तो मेरे मन में क्या था, सवाल है तो जब प्रथम बार मेरी पोस्टिंग हुई तो कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको थैंक यू, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं, शुभकामनाएं दूं, या आपको मैं सांत्वना दूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सुकमा तो जा रहे हैं और कलेक्टर बन के जा रहे हैं, तो कलेक्टर बनने की बधाई दूं या सुकमा जाने की सांत्वना दूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और तब मैंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि सुकमा जो है एक बहुत ही बढ़िया जगह है काम करने का। वहाँ पे काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो वहाँ पे हमारे सामने, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अधोसंरचना हो, उसकी अपार संभावनाएं हैं वहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन संभावनाओं का वहाँ पे इस्तेमाल किया। वहाँ पे लगभग ऐसे 123 स्कूल थे जो सलवा जुडुम के टाइम पर बंद हुए थे, और उन्हें, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ के लोगों की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से, राज्य शासन की मदद से वो स्कूल फिर से खुलवाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे लगभग 20 एक अस्पताल ऐसे थे जो बंद पड़े हुए थे, जिनके पास बिल्डिंग्स नहीं थी, वो अस्पताल बने। कई जगह पे नए बाजार बने, लोगों को मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो उनका अन्य कोई भी आवश्यकता की जो चीज़ें थी, वो सब उनको मुहैया कराया। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी टेन्योर से जो संतोष की प्राप्ति करता हूँ, वो मैं अपने सुकमा के ही टेन्योर से, ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा संतोष प्राप्त हुआ। अच्छा, ओवरऑल बस्तर की बात करें तो बस्तर में एक कोई ऐसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं जो चुनौतीपूर्ण रही है एक अधिकारी के रूप में? निश्चित तौर पर जब हम बस्तर में रहते हैं तो जो चुनौती के रूप में आप कह सकते हैं कि जब हमें चुनाव कराना होता है और जब हमारे दल के लोग जाते हैं तो वो सुरक्षित उन्हें पहुंचाना और उन्हें फिर लेकर आना, ये क्योंकि मैं सुकमा में भी था और उस टाइम पे मैंने देखा कि लोग अपनी जान की बाजी खेलकर वहाँ पे जाते हैं और ये चुनाव की स्थिति कराते हैं, तो उस वक्त कई सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि लगता है कि इसमें अगर हम चूक कर गए तो हमारे लोग को नुकसान हो जाएगा। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए फिर वहाँ पे, लेकिन चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया था। इसके साथ साथ में लगातार कुछ ना कुछ चुनाव जो है, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। चाहे वो इसके पहले जब मैं कांकेर में था तो कई बार माइनिंग को लेकर कुछ दिक्कतें आ गई, कई बार सुकमा में था तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या आ जाती थी, कई जगह पे हमारे को इसलिए कठिनाई आती है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है, टेलीकॉम नेटवर्क नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बस्तर में ये समस्याएं थी आज से 4 साल 5 साल पहले, और आज की स्थिति में जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी सुधार आया है, लोगों में एक पॉजिटिविटी आई है, और जो हमारे अमले हैं, जो प्रशासन के अमले हैं, जो अन्य जो ऐसे कार्य करने के लिए हैं, उनके मन में भी ये विश्वास आया है कि हम अब अच्छा काम करके बस्तर में दिखा सकते हैं। बस्तर में 10 साल से ज़्यादा का समय आप बिता चुके हैं बतौर प्रशासनिक अधिकारी, तो आपकी नज़र में बस्तर को कोई कैसे समझे? बस्तर को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि बस्तर अपने आप में समस्त तरह की विविधताओं को समेटे हुए है। और जैसा मैंने कई बार कहते हैं कि बस्तर जो है राम का भी क्षेत्र रहा है, माँ दंतेश्वरी का यहाँ आशीर्वाद रहा है, यहाँ पे एकलव्य हुए, यहाँ पे माइनिंग है, यहाँ पे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहनों की संघर्ष है, उनके बलिदान है। किस किस चीज़ का नाम लेकर हम बस्तर को परिभाषित करेंगे, लेकिन हाँ, बस्तर आज की तारीख में बोलूँगा कि बस्तर जो है भविष्य है, छत्तीसगढ़ का भविष्य है, इस देश का भविष्य जो है वो बस्तर है। और बस्तर जो है खुशहाली का, समृद्धि का और एक अच्छे कल का एक प्रतीक है। अच्छा, इसमें इस पूरे अंतराल में कोई ऐसा कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा हो आपको, तो वो कोई प्रसंग याद हो तो बताएं।
वो कठिन निर्णय हमेशा मैं ऐसा मानता हूं कि जब हमें किसी के ऊपर कुछ हमारे लोग कुछ गलत काम कर दिए और उनके ऊपर जब कार्रवाई करना होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो हमेशा एक हमारे लिए मैं उसे कठिन निर्णय ही मानता हूं कि हमारे साथ रह के वो सीख नहीं पाया कि अच्छा काम कैसे करते, क्या करते, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये मैं मानता हूं। बाकी जो कठिनाइयां हैं ये है, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि वो एक बहता हुआ एक नदी के जैसा है। वो कहीं पे अगर रुकाव आ गया तो उसके ऊपर से चढ़ के चले जाना है, तो बहता पानी है ये। तो वैसे कोई विशेष वैसे प्रसंग तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, इस तरह की जो सिचुएशंस आते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। बस्तर विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं रही हैं? कोई ऐसी योजना जिसका बस्तर विकास के लिए विशेष महत्व हो? देखिए, अगर आप बस्तर जिले की अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बस्तर में जो हमारी प्रमुख जो प्रायोरिटीज थे, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जिला अस्पताल काफ़ी सुधार हो गया था। अब लेकिन जिला अस्पताल सुधारने के साथ साथ में हमारे ऊपर ये चुनौतियाँ थी कि हम जो अपने फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो अच्छे होने चाहिए। और इसलिए अभी ऐसे 4 सामुदायिक केंद्र हैं जिनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ इनोवेशन भी किए गए हैं। जैसे आप बस्तर कॉफ़ी को देख लीजिए, तो बस्तर कॉफ़ी एक सीमित क्षेत्र में था, उसे अभी हम लोग बढ़ाकर लगभग 300 हेक्टेयर में करने की योजना बनाई है। स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है, उसमें भी तमाम तरह की जो सुविधाएं होती है, चाहे वो लैब हो, लाइब्रेरी हो, तो अभी राज्य शासन की मंशा भी है और उनकी योजना भी है। उसके तहत भी हम इन सभी योजनाओं को सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो हम ऐसा मानते हैं कि शासन की जो एक योजना होती है, जो उनका उद्देश्य होता है, वो ये रहता है लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा, बढ़िया एजुकेशन होना चाहिए और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी अच्छा काम होना चाहिए, चाहे वो गांव के छोटे छोटे सड़क हो, नाली हो, इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हमारा ध्यान रहा। और एक जो सबसे भिन्न काम हुआ है बस्तर में कोई भी विकास अगर होता है तो उसमें हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को आप धूरी मान के ही यहाँ का विकास करेंगे तो वो लोग स्वीकार करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे जो देवगुड़ी है, जो आस्था का केंद्र है, उसमें देखा जाए तो इसके पहले कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था और अभी वर्तमान में लगभग पूरे जिले में 600 ऐसे देवगुड़ी है जो आस्था का केंद्र है। लोग जिससे अपने आप को जोड़ के देखते हैं, उनका विकास का कार्य चल रहा है। इसी तरह वन अधिकार मान्यता पत्र जो है हमने व्यक्तिगत कई लोगों को दिया था, लेकिन जो सामुदायिक वन संसाधन के जो पत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं दिए गए थे। तो हाल के वर्षों में हमारा ये प्रयास रहा कि जो समुदाय है, हमें समुदाय को अगर न्याय संगत बनाना है और उनको अधिकार संपन्न बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनके इन अधिकारों की रक्षा करें। उनको सबसे पहले हम पहचानें, फिर उनके इन अधिकारों की रक्षा करें और उनका जो दस्तावेज है उनको उपलब्ध कराना चाहिए कि भाई ये आपके अधिकार हैं। तो CFRR का, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम हुआ। अब कोई लगभग 20-30 गांव ही हैं जो यहाँ पे बचे, बाकी सभी को इस तरह के अधिकार दिए गए। एक साल में आपको मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 70,000 लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी हुए। तो जो जाति प्रमाण पत्र के लिए पहले लोग इधर उधर भटकते थे, कहीं जाते थे, अब उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनको अपने स्कूल में ही ये जाति प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। एक शासन की योजना आई है जैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसके माध्यम से जो लोग हैं उनको छोटी छोटी ऐसे औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर उनके लिए आजीविका का संवर्धन करना, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे कच्चा माल का उत्पादन हो रहा है उसमें अगर हम मूल्यों का विकास करें, वैल्यू एडिशन करें और फिर उसे मार्केट में बेचें, तो जो इस तरह के लोग हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा। तो ये सभी योजनाओं को लेके एक अलग अलग मोती है सभी अपने आप में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आजीविका हो, अधोसंरचना हो, अधिकार संपन्न जो अगर बनाने की हम बात करें, तो ये जितने भी ऐसी योजनाएं हैं वो सब आप मान लीजिए कि एक माला के अलग अलग मोती हैं और उसको एक विश्वास, विकास, सुरक्षा की धागा में हम लोग पिरोए हुए हैं। सर, आपके विचार से बस्तर जिले में ऐसे काम जो यहाँ की अलग पहचान बनाने में सहायक हो, खासतौर पर जिसमें संस्कृति और मनोरंजन समाहित हो, ऐसे कुछ काम के बारे में बताएं। जैसे अभी मैंने कहा, जैसे संस्कृति की बात आपने कही और साथ में मनोरंजन की बात कही है, तो ऐसा मैंने देखा है कि जब भी लोग बाहर से आते हैं तो एक उनको रहता है कि हम बस्तर में कुछ नया देखें, कुछ नया करें। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे चित्रकूट जाते हैं या फिर तीरथगढ़ फॉल जाते हैं, उसके आगे लोगों ने एक्सप्लोर कम किया था। तो अभी
लगातार हमारा ये प्रयास रहा कि हम इसको नित्य नए मतलब एक नई नई योजना बनाकर लोगों को नए नए यहाँ पे जो यहाँ की जो बस्तर की जो सुंदरता है उससे लोगों को हम परिचय कराए, और जो यहाँ की संस्कृति है, जैसे जो यहाँ के मनोरंजन देते हैं, जो यहाँ का डांस फॉर्म है, तो यहाँ के डांस फॉर्म अलग अलग डांस फॉर्म है जो लोगों को कई बार पता नहीं चलता है। तो अभी वर्तमान में यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी लोग ऐसे अगर आते हैं तो हम उनको यहाँ की विविधताओं से और यहाँ की जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं वो हम डांस दिखाएं, वो हम यहाँ के फूड दिखाएं, और यहाँ के यूनिक चीज़ें जो है जो यहाँ पे लोग जब उसे खाएं तो ना केवल उसे एंजॉय करें बल्कि जब वो जाएं तो इसको वो अपने स्मृति पटल पर बाकायदा उसे हमेशा बरकरार रखें। तो इस तरह की चीज़ें, चाहे वो होम स्टेज हो, हमने होम स्टेज को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है कि ताकि लोग यहाँ पे गाँव के अंदर जाकर वहाँ पे लोगों को समझे, ना केवल वो एंजॉय करे बल्कि बस्तर की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को भी वो समझे, और जब वो यहाँ से जाए तो यहाँ की सुनहरी यादों को लेकर जाए। आप यहाँ से कौन सी सुनहरी यादें लेकर जाएंगे? मैं तो यही मानूंगा कि यहाँ पे जो लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, समर्थन मिला, वो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और जो काम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में मैंने किया है, जो कई सारे लोग ऐसे आते थे जिनके छोटे छोटे ऐसी तकलीफें थी, शिकायतें थी जो बहुत दिन से निराकरण नहीं हो रही थी, उन सभी का हमने निराकरण किया है। यहाँ पे एक जैसे उदाहरण स्वरूप एक हमारे पास मछुआ समिति के लोग आए थे और वो लोग कहे थे कि हमारे पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमने फिर उनको कोसार टेड़ा में ही वो केज कल्चर का जब हमने उनको उपलब्ध कराया फैसिलिटी, तो आज उन लोग की आजीविका में कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे हमने काम लोगों के लिए किया जो आधुनिक तकनीक से जोड़कर, और अभी कैसे उनकी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आजीविका है, अगर हमने उनकी आजीविका का स्रोत को बढ़ाया है तो निश्चित तौर पर इसका एक बहुत ही लंबा एक असर जो है यहाँ के लोगों पे है। और मैं उसी से सबसे ज़्यादा संतोष की प्राप्ति करता हूँ कि मैंने किसी के लिए क्या किया। एक जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक पखनार एक छोटा सा गांव है, दूरस्थ अंचल में है, वहाँ के लोग आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ इस आंगनवाड़ी में हैंडपंप खराब हो गया है, इसको ठीक करा दीजिए। तो हमने ऐसे ही EPHE को एक फ़ोन कर दिया और बता दिया भाई वहाँ पे जाके ठीक कर देना, और वहाँ पे जाके ठीक हो गई एज यूजुअल जैसे चीज़ें सिस्टम चलती है। लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात ये हुई कि उन लोग 20 दिन के बाद वापस आए मेरे पास, और उन लोगों ने एक धन्यवाद पत्र दिया कि साहब मैं आपके पास में आया था और आप लोगों ने मेरा काम करा दिया, तो मैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए धन्यवाद ज्ञापन देने आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, और मैं जब लोगों से फीडबैक आता है हमारे पास में, तो मैं उसी को अपना प्रशस्ति पत्र मानता हूँ कि लोगों ने हम पर जो विश्वास जताया, कहीं ना कहीं हम उस विश्वास पे खरे उतरे। चंदन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अंत में एक सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर सदैव जो है अपने को जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, और जहाँ तक संभव हो ऐसे लोग जिनको आप मदद कर सकते हैं उनको मदद करते रहनी चाहिए। और जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र से आप संदेश लेकर अपने पाठकों के समक्ष जा रहे हैं, अपने दर्शकों के समक्ष जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक प्रेरणा स्वरूप है। और अगर हम आपको ही अगर फॉलो करते रहे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है काफ़ी सरल और काफ़ी मीनिंगफुल हो जाएगा। दर्शकों, ये थे बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार, और हमसे चर्चा कर रहे थे अपने अनुभव के बारे में बस्तर की। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपके सारे सपने साकार हो जाए। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।